हाँ भी खाना है। शरीर को तो क्या भूख लगी है तो बस उसको खाना चाहिए। तो तुम उस वक्त कुछ भी दे दो उसको, करेले का जूस भी पिला दो, वो बहुत गटागट पी जाएगा, क्योंकि बहुत भूख लगी है ना। उसको नखरे नहीं करेगा। अगर समझो और कुछ है ही नहीं तुम्हारे सामने, सिर्फ करेले का जूस रखा हुआ है? एक आत्मा पिएगी क्या करेले का जूस? नहीं पिएगी। मैं जब पेट में भूख लगी हो तो शरीर को वो भी चल जाएगा, वो थोड़ी नखरे करता है। नखरे किसको है? एक आत्मा को है। और अगर समझो चॉइस रखी हुई है, करेले का जूस है, तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक है, दूध है, चाय है? अब चॉइस रखी हुई है, देखो करेले के जूस से भी पेट भरने वाला है, दूध से भी भरने वाला है, चाय से भी भरने वाला है। अब आत्मा क्या करेगी? ये शरीर डिसाइड करेगी कि उसको क्या पीना है? एक आत्मा डिसाइड करती है कि उसको क्या पीना है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है। शरीर नहीं करता। शरीर को तो पेट, बस भूख लगी है तो पेट में कुछ जाना चाहिए, इतना ही मालूम है शरीर को। चॉइस एक आत्मा की होती है, नखरे आत्मा के होते हैं, डिजायर्स, इच्छाएं आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। और यही बातें बाबा ने हर पल में जो भी कोई कार्य करती थी, बाबा तुरंत मेरे को समझाता था। और इस तरीके के मेरे लेसन स्टार्ट हुए थे, एक आत्मा एंड शरीर का डिफरेंस बताने का, और मुरली के पॉइंट्स के साथ साथ समझाने का। पहले अनुभव कराना और फिर उस मुरली के पॉइंट को समझाना। तो इस तरीके की बाबा की बातें हुआ करती थी। अभी ये लॉ ऑफ कर्मा में भी आ रहा है मेरा, और पहले मैं अपनी स्टोरी समझाऊंगी और फिर ही मैं आपको लॉ ऑफ कर्मा के बारे में समझा पाऊंगी कि ये मेरा ऐसा अचानक से पार्ट कैसे चेंज हो गया, क्यों अचानक मेरे जीवन में ये टर्निंग पॉइंट्स आते गए, क्यों मेरे साथ में ये सर्जरी फेल होना, ये मेरा एंडोस्कोपी होना, फिर ये सब होना, 10 महीने तक मेरा ये हेल्थ इश्यूज चला। कुछ भी न खाने का, पानी तक नहीं पीने का। 10 महीने तक मैं 2 ड्रॉप्स दिन में मैं पानी पीती थी, क्योंकि वो सलाइवा के साथ में, जब सलाइवा कैसे कैसे गटकती थी तो उसी के साथ में वो 2 ड्रॉप्स पानी के भी मेरे शरीर में जाते थे। मैं इस बीच में डॉक्टर सलाइन लगा देते थे कि मेरी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। ये वो उस वक्त की बात है जो स्टार्ट के 10 महीने, ठीक है। तो ये थी मेरी वो वाली 10 महीने वाली जर्नी। इसमें ही बाबा मुझे मुरली का भी समझाते थे और ये सब समझाते थे। अब मेरा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। मैं दिसंबर में फिर से बाबा मिलन के लिए गई। जब दिसंबर में मैं बाबा मिलन के लिए गई थी तो वहां पे मेरा ट्रीटमेंट भी होना था। इसके साथ साथ तो बहुत बाबा के अनुभव है, बीच बीच में मैंने सुनाए भी है पहले, अभी फिर से इसमें भी सुनाना है, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाएगा, सब बोलेंगे अरे ये तो पहले भी सुना है हाँ ना। जी, सुनाइए ना। नहीं, सुनाइए। सुनाओ। हाँ हाँ। तो जब बाबा मिलन हुआ तो मेरी हेल्थ इश्यूज तो थे ही, तो ज्यादा हम बोलते हैं ना, जब हमारे ऊपर विपदा आती है, दर्द दुख महसूस होता है, तो हम ज्यादा भगवान से जुड़ जाते हैं, नजदीक जुड़ जाते हैं। तो मुझे उस वक्त, जैसे मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, तो वो एक मौका मेरे को मिलता था बाबा मिलन के लिए कि मैं जा रही हूँ कहीं। तो उस वक्त में भी मेरे युगल तो नहीं साथ चले थे, मेरे साथ में मेरी जो फ्रेंड रहती थी, कोई ना कोई मेरे को साथ दे देते था उस वक्त में। तो मैं 14 नवंबर की मीटिंग के लिए भी गई थी उस वक्त में, फिर दिसंबर की भी एक मीटिंग, और 31 3 मीटिंग्स के लिए मैं गई थी वो उस ईयर में, 2011 के। ठीक है। तो 14 नवंबर की मीटिंग हो गई। तो उस वक्त में जब ये मीटिंग हुई तो वहाँ के लोगों को भी मेरे हेल्थ इश्यूज का पता चला। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप ट्रॉमा हॉस्पिटल में एक बार डॉक्टर को बता देते हैं, वहां पे शायद बाबा का है, कोई डॉक्टर को टचिंग मिल जाए और आप ठीक हो जाओ, आप खाने पीने स्टार्ट कर पाओ। तो वहां पर भी गई मैं, वहां पे भी एक बार एंडोस्कोपी किया, मगर कुछ पता नहीं चला। एंडोस्कोपी में कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है, स्वेलिंग है इतना दिख रहा है,
कुछ तो इन्फेक्शन है ये भी पता चल रहा है, पर किस बात का इन्फेक्शन है ये पता नहीं चल रहा। और एंडोस्कोपी करना मतलब बहुत दर्दनाक होता है वो दर्द। अल्सर्स का पेन तो था ही था, रिब्स का भी पेन था ही। वो रिब्स का पेन के भी बारे में बताया। तो वहां पे ट्रॉमा हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, उन डॉक्टर ने कहा कि रिब्स के पेन का मैं अभी ही एक नया इलाज ढूंढा है, शायद मैं आपको हील कर पाऊँ उसके इससे। तो उन्होंने वो इंजेक्शन कहे थे, 60 इंजेक्शन एक टाइम पे देना था रिब्स के आगे और पीछे। वर्टिब्रे भी मेरे को बहुत पेन करता था, मैं इस तरीके से बैठ नहीं पाती थी क्योंकि वर्टिब्रे भी मेरे वो लिगामेंट लूज हो चुके थे, तो वो भी दर्द करते थे। तो 60 इंजेक्शन मेरे ही बॉडी से वो कुछ निकाल के उसके अंदर मेडिसिन डालने का और फिर वही वापस से इंजेक्ट करने का मुझे। अभी उस ट्रीटमेंट का कुछ नाम था, मैं तो भूल गई वो नाम, मगर वो ट्रीटमेंट मेरा उस वक्त दिसंबर में किया था। और उस वक्त वो ट्रीटमेंट लेने के बाद में बाबा ने कहा था कि एकदम बेड रेस्ट होनी चाहिए, हलचल में नहीं आना है, इस तरीके का था। नहीं 14 नवंबर नहीं, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर की एक मीटिंग होती थी और एक 31 की होती थी। सॉरी, नॉट 14 नवंबर, इतना लंबा समय तो नहीं था। तो ये 2 मीटिंग थी, तो उसी वक्त में मैंने 18 जनवरी की भी मीटिंग करने का सोचा था। तो 3 मीटिंग की थी मैंने ये, 14 दिसंबर, 31 दिसंबर एंड 18 जनवरी। तो फर्स्ट मैंने ट्रीटमेंट 14 दिसंबर का लिया था। और उस वक्त में मेरे को एक अनुभव बाबा ने कराया था, जैसे मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा जब भी जाती थी बाबा मिलन के लिए, और अगर समझो पूर्णिमा हो, अगर पूर्णिमा आ जाए तो मुझे हम लोगों को डबल फॉरेनर्स थे तो हम लोगों को ज्ञान सरोवर में ही रुकाते थे। तो ज्ञान सरोवर में ऊपर एक छोटा सा हिल है, और डाइनिंग हॉल के बाजू में ही, और ऊपर बाबा की कुटिया है। तो वहां पे जाके ही मुझे योग करना पसंद आता था। पिछले 10 साल से तो मैं वैसे ही योग करती थी, अभी हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए थे, मगर मेरी यही जिद थी कि मुझे तो वहीं पे जाके योग करना है। तो मैंने बाबा को कह दिया था कि बाबा ये 31 दिसंबर है, और उस वक्त ही फुल मून भी था 31 दिसंबर को ही, तो मुझे ऊपर ही जाके योग करना है, वहां पे ऊपर ही बैठ के मुझे योग करना है। तो बाबा को तो बता दिया मेरी इच्छा, और मैं वेट कर रही हूँ उस भाई को, कि भाई को भी बोल दिया मैंने कि भाई मुझे प्लीज लिया, जो मुझे मुरली क्लास के लिए लेके जाया करता था वो भाई भी बाबा मिलन के लिए उसी वक्त आया हुआ था। तो बस मेरे लिए तो बोलते हैं ना बोनस पॉइंट होते हैं, तो मैंने उसी भाई को बोला कि तू प्लीज मुझे 31 दिसंबर को ऊपर ले जाना, वो टीले के ऊपर, वहां पे मुझे योग करना है। तो 31 उसको 29 मॉर्निंग को मैंने बता दिया था ये बात, और मुझे लगा था कि वो आ जाएगा। 30 तारीख को मैंने उसको कुछ बताया नहीं, इंटीमेट नहीं किया था। मैं और मेरा बेटा गया था, और मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ में मेरे को हेल्प करने के लिए। तो मैं उस रूम में सिर्फ मैं एक ही जन कोई मेरे साथ रह सकता था, तो बेटा छोटा था तो इसके लिए मेरे को बेटे को ही मेरे साथ रखना पड़ा था, और दूसरी बहन को दूसरी जगह पे एकोमोडेशन दिया हुआ था। तो वो दिन में मेरे साथ रहती थी, रात में मेरा बेटा मेरे साथ रहता था। तो उस वक्त रात हो गई थी, सवेरे जब सवेरे उठी 31 के अर्ली मॉर्निंग, कुछ मैं 12 बजे उठी, अपने आप को तैयार कर लिया। तभी -4 डिग्री थी वहां पे, ठंड। सभी को पता है दिसंबर में आबू पे कितनी ठंड होती है ना। लकी झील जो होती है वो भी बर्फ में नकी लेक कन्वर्ट हो फ्रीज जाती हो है। जाता है, फ्रीज यस, हो जाता है नकी लेक। यस, वो भी फ्रीज हो जाता है, मतलब बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, इतनी ठंड होती है वहां पे। तो मैंने तो बस 5-6 स्वेटर्स, उसके ऊपर ओवरकोट, 5-6 सॉक्स, लहंगे भी मैंने 4-5 पहन लिए थे। तो जैसे मेरा ओरिजिनल रूप दिखाई दे रहा था, जो मेरा सर्जरी के पहले था, 110 किलो वाली इतने सारे कपड़े मेरे ऊपर थे कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी, खड़े ही नहीं हो पा रही थी, इतना वजन था मेरे ऊपर कपड़ों का। फिर भी ठंड लग रही थी, मगर एक जिद अड़ी हुई थी कि मेरे को ऊपर ही जाके योग करना है। तो सोचो बाबा ने वो भी जिद मेरी पूरी की। तो उस वक्त में जैसे ही 1 बजा, मैं तैयार हो गई और चक्कर लगा रही हूँ, वो वजन उठा के ही गिर रही हूँ, पकड़ पकड़ के दीवार को पकड़ के चक्कर लगा रही हूँ, बाबा को बोल रही हूँ बाबा
तुम अपने फरिश्ते को उठा दो, हाँ अब 1 बज गया है, वो 2 बजे तक आना चाहिए, ठीक है। मेरे को 2 बजे लेके वहां पे ज्ञान सरोवर ऊपर मेरे को योग करना है। और जैसे ही 2 बजा, खट खट दरवाजा बजा, दरवाजा खोला तो सामने वाकई में वो भाई था। मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि वो भाई थोड़ा अलबेला है, उसको याद नहीं रहते हैं उसके कमिटमेंट, कि उसने किसी को कुछ बोला है, कुछ वादा किया है और वो पूरा करना है, वो उसको याद नहीं रहता था। और मुझे यही डाउट था कि उसको याद नहीं रहेगा, इसके लिए मैं बाबा के पीछे लगी कि बाबा उसको याद दिलाए करके। मुझे तब यकीन हो गया कि यस, बाबा ने उसको जगाया है, बाबा उसको लेकर आया है। और जैसे ही वो आया, मैंने उसको स्माइल दिया और मैंने थैंक्स बोला उसको। मगर हमारा कैसे होता है, 31 को हम ये डिसाइड करते हैं कि मौन व्रत रखेंगे, बात नहीं करनी है, और फिर भी मेरे मुख से ये थैंक्स निकल गया। मैं उससे कोई जवाब नहीं दिया, तभी मैं समझ गई कि आज मौन व्रत रखे, हमको बात नहीं करना है। मगर वो भाई डायरेक्टली सीधा अंदर आया, मेरे बेटे की बेड के पास गया, वहां से ब्लैंकेट उठाया, फिर मेरा चुपचाप हाथ पकड़ा और चल पड़ा। हम चलना शुरू किए, नीचे उतरे, वहां से थोड़ी चढ़न है, हमको विष्णुपुरी में रुकाया हुआ था, तो विष्णुपुरी से ज्ञान सरोवर की तरफ आने के लिए थोड़ी ऐसी स्लोप है, तो ऊपर चढ़ के जाना है। तो अभी मेरी हेल्थ और इतने सारे कपड़े मेरे ऊपर, इतना सारा वजन मेरे ऊपर, मुझसे तो चढ़ा भी नहीं जा रहा था, मैं हाँफना शुरू कर दिया। तो कैसे कैसे करके वो थोड़ा स्लोप चढ़ के मैं वो सीढ़ियां जो है ज्ञान सरोवर की, वो उसके नीचे आके रुक गई और जोर जोर से हाँफना शुरू हो गया मेरा। मैं बहुत हाँफ रही थी। फिर जैसे बाबा मेरे को आंखों से, बाबा बोल रही हूँ, वो भाई मुझे आंखों से समझा रहा है, हाथ खींच के मेरे को बोला इशारों से कि क्या तू इतना ऊपर चढ़ सकती है, तेरी हालत देख करके। और मैंने भी उसका हाथ खींच के जैसे उसको इशारा किया कि यस, मैं जाऊंगी ऊपर। फिर मैंने उसको खींचा, फिर हम चल पड़े, आधा रास्ता चढ़ा, सीढ़ियां आधी चढ़ी, फिर हाँफना शुरू हो गया। फिर वहां पे अगर सभी को पता होगा तो एक जगह है जहाँ पे झाड़ के नीचे ना बैठने का एक वरांडा जैसा बनाया हुआ है, उधर एक फ्रूट वाली भी बैठती है बेचने के लिए फ्रूट। तो उधर जब आधी सीढ़ियां चढ़ी तो वहां पे मेरे को भाई ने बिठा दिया और थोड़ा सिर से ऐसा हाथ घुमा के, पीठ से हाथ घुमा के थोड़ा रिलैक्स कराया, ताकि मेरी जो मैं सांस ले रही थी, हाफ रही थी, वो थोड़ा कंट्रोल में हो। जैसे रिलैक्स हुई, 5 मिनट बैठ के फिर से चल पड़े। जैसे ही हम ऊपर गए, उस भाई ने डायरेक्टली मुझे बाबा के कमरे में ही, वो कुटिया के अंदर ही मेरे को ले जाके बिठा दिया। जो ब्लैंकेट उसने अपने साथ लिया था, वो ब्लैंकेट उसने मुझे ही रैप करा दिया उसमें। मुझे लगा था कि जैसे उसने तो कुछ पहना नहीं था। आप सोचो, इतने डिग्री में उसने एक स्वेटर भी नहीं पहना था। तो मेरा संकल्प यही चला कि उसने जब ब्लैंकेट उठाया तो उसने कोई स्वेटर नहीं पहना है, तो शायद वो ब्लैंकेट उसको आते वक्त पता चला होगा ठंड काफी है, तो उसने अपने लिए ब्लैंकेट लिया होगा। मैं जब हम वहां कुटिया में गए तो उसने वो ब्लैंकेट मुझे ही रैप कर दिया। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये क्या, उसको ठंड नहीं लग रही है। मैं जैसे मौन रहते तो कुछ बात नहीं करना है, मैंने अपने संकल्प चलाया ही नहीं, मैं अपनी बैठ गई। मुझे एक्चुअली इसमें बैठना था योग के लिए, मगर बाहर बहुत ठंड होने की वजह से मुझे ऐसे लगा कि भाई नहीं चाहता है कि मैं बाहर बैठूं, कहीं तबीयत ना खराब हो, तो अंदर ही बैठना है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं 1 घंटा अंदर बैठूंगी, फिर 1 घंटा बाहर बैठूंगी 4 बजे से। तो इस तरीके का सोच के मैं अंदर बैठी, मगर भाई ने मुझे बिठा दिया और वो भाई बाहर चले गए। तो मुझे लगा वो शायद बाहर बैठ के योग कर रहा हूँ, उसको भी मून के इसमें मून लाइट में योग करना पसंद होगा। तो मैं अपनी बैठी रही वहां पे, 3 का 4 बज गया और फिर मेरा थोड़ा संकल्प चला कि क्यों ये भाई अंदर भी नहीं आया, मुझे बाहर भी लेके नहीं जा रहा है, खुद ही अकेला बैठा है। तो जब 3:30 का ना वो गाना बजता है अमृत वेला का, सबको जगाने के लिए, तो उस वक्त में सोचा कि मैं बाहर आकर बैठूं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे वहां पे वो भाई कहीं पे भी नजर नहीं आया, मगर मुझे एक आत्मा वहां पे, मतलब एक भाई दूसरा बैठा हुआ नजर आया, जो काफी हेल्दी था,
तो मैं समझ गई ये तो वो प्रकाश भाई नहीं है, कोई और ही है ये। तो मैंने सोचा कि मैं अंदर ही बैठ के योग करूँ, उससे अच्छा। फिर मैं वापस से दरवाजा लगा के अंदर ही बैठ गई। फिर 4 बजे का वापस से जब ये गाना शुरू हुआ तो मैं बाहर आकर बैठ गई, क्योंकि मेरे से तो रहा नहीं गया, मुझे तो मून लाइट में ही योग करना था। तब तक मून भी सामने आ गया था, ऐसे कि आराम से झूले पे बैठ के मैं मून को देख सकूं। फिर मैं झूले पे बैठ के योग कर रही थी। 5 बज गया, 6 बज गया, अभी 6 बज गया, फिर भी वो भाई मुझे लेने नहीं आया। अब मुझे संकल्प चला, क्योंकि 6:30 बजे तो सब लोग हार्मनी हाउस में योग करने चले जाते हैं और फिर मुरली क्लास होता है। अभी 6 बज गया, फिर भी वो नहीं आ रहा है। तो मेरा संकल्प चला, अभी क्या करें, ये तो शायद सो गया मुझे छोड़ के, शायद मुझे ऐसे ही लगा कि अभी ये तो भूल गया है मुझे। फिर मैंने अपने बेटे को फोन किया, मैंने उसको बोला कि तू फटाफट नहा के आजा, मुझे ऊपर लेने के लिए मुरली क्लास में जाना है। फिर बेटा नहा के वहां के वो आया मुझे ऊपर लेने के लिए। फिर मुझे ब्लैंकेट वहीं पे छोड़ना पड़ा, क्योंकि ब्लैंकेट लेके मैं डायरेक्टली मुरली क्लास में नहीं जा सकती थी। तो ब्लैंकेट उसको मैंने वहीं पे छोड़ा और हम लोग मुरली क्लास में गए। मैं जब मुरली क्लास में वहां पे गई तो वो भाई को मैंने उधर ही देखा, उसने सिर्फ मुझे स्माइल दिया और मुरली क्लास में बैठ गया। मेरी तो बस उधर ही सनक गई। मैं बोले इसको कुछ है होश, मेरे को ऊपर छोड़ दिया, खुद आके मुरली क्लास में बैठा, उसको थोड़ा भी ये नहीं कि मुझे वापिस से वो लेकर जाए मुरली क्लास में। और कुछ भी खुद को अंदेशा भी नहीं है कि मैं कैसी आ रही हूँ, बस स्माइल दे दिया उसने। मेरे को उसका गुस्सा तो आया, मैं बस फिर अपने आप को शांत कर लिया और मुरली क्लास में बैठी। फिर बाबा मिलन में हम जब दोपहर में जा रहे थे तो हम अपनी ही गाड़ी बुक करके निकल जाते, बस में नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज थे वैसे इसके लिए। तो जब गाड़ी में जाना था तो प्रकाश भाई की मम्मी भी थी, मैं भी थी, मेरी 2 फ्रेंड्स थी एंड मेरा बेटा भी था। तो बस हम गए, बाबा मिलन हुआ। आने के वक्त में बस अब बांध टूट गया मेरा। जैसे ही गाड़ी में बैठे बस मेरा तो बोलना शुरू हो गया। मैंने बोला, उस भाई को पूछा सब कुछ ठीक है? तो वो बोला हाँ। बोले, फिर उसको भी महसूस हुआ कि मुझे गुस्सा आया हुआ है। तो वो मुझे बोलता है कि सॉरी बहन, मैं आपको आज लेने नहीं आया। आपने बोला था मुझे योग के लिए ऊपर जाने के लिए लेने आना था, मगर मैं भूल गया और मुझे याद ही नहीं रहा आपको लेके आने के लिए। तो मैं एक पल के लिए उसके पास देखा, मैं बोला आप लेने नहीं आए? आप मुझे लेकर आके उधर ज्ञान सरोवर में बिठा दिया ऊपर कुटिया में, आप मुझे उधर बिठाया और फिर मुझे भूल गए, आप मुझे मुरली क्लास में लेके नहीं गए। तो वो बोलते हैं मैं कब लेके आया आपको, मैं तो आया ही नहीं था आपको लेके जाने के लिए, मैं तो सो ही गया था। फिर और एक जो भाई था उसका रूममेट था जो उसके साथ में था, वो भी मुझे बोला कि नहीं ये तो यहीं पे था, रूम में ही सो रहा था, ये तो नहीं आया। और मैं बोल रही थी उसको कि नहीं तू आया था मुझे लेके जाने के लिए, क्योंकि अभी इतने महीनों से मैं उसका हाथ पकड़ के सेंटर जा रही हूँ, तो हाथ का टच तो समझ में आ जाता है ना कि किसका हाथ हम पकड़ रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं 100% वो तो तू ही था, कोई और हो ही नहीं सकता, मैं किसी और के साथ कैसे जाऊंगी? बाबा ने थोड़ी मुझे इजाजत दी है किसी और का हाथ पकड़ के जाने के लिए, सिर्फ तेरा हाथ पकड़ने का। तो हो ही, मेरे से ये गलती हो ही नहीं सकती। वो मेरे को बोल रहे अरे भाई मैं नहीं आया था तुम्हें लेने के लिए, और मैं उसको बोल रही कि नहीं तू ही आया था। और मेरे साथ में और एक बहन थी, वो बोलती कि हाँ मैंने भी जब 8 बजे ऊपर गई थी नाश्ता करके, तो मैंने देखा था वहां पे एक ब्लैंकेट था करके, और मैं उसको ये सारी मेरे साथ में जो हुई कहानी मैं उसको बता रही थी। तू आया था, तूने ब्लैंकेट भी लिया मेरे यहाँ से और मेरे को ऊपर भी छोड़ा, ब्लैंकेट मेरे को रैप किया और भूल गया कि तूने मेरे को छोड़ा है। फिर मेरे को यश को बुलाना पड़ा, मैं उसको सब समझा रही हूँ और वो बोल रहा है कि मैं नहीं आया। और मेरी बहन वो जो और एक मेरे साथ में जो फ्रेंड थी, उसने बोला कि हाँ मैंने ब्लैंकेट ऊपर देखा था, तो तुम आए ही थे वहां पे। बस हमारी लड़ाई यही चल रही थी ऐसे। तो मैं चुप हो गई, मैं अभी कंफ्यूज हो गई कि कौन था फिर वहां पे। अगर ये भाई नहीं था, भाई को भी सपोर्ट करने के लिए और एक भाई था कि नहीं ये तो वहीं पे सो रहा था, और मुझे सपोर्ट करने के लिए एक बहन थी कि नहीं नहीं तुम वहां पे गए थे। मुझे भी एक तरह से ना इल्यूजन होने लग गया कि कहीं मेरे को मेडिसिन की असर तो नहीं हो गई है, कि वो मेडिसिन के असर में मैं अपने आप को सोच रही कि मैं वहां पे ऊपर कुटिया में चली गई और वहां पे योग कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि इल्यूजन होते, भ्रम हो जाता है। तो अब मेरे को मेरे अपने आप से विश्वास उठ गया था, तो मैं चुप हो गई। मतलब जब बहन ने बोला कि मैंने ब्लैंकेट ऊपर देखा है, तब फिर से मेरे को यकीन हो गया कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे।
फिर हम लोग जब घर पे पहुंचे, सवेरे जब मैं उठी और बाबा के अमृत वेला में मैं जब बाबा के पास बैठी और बाबा ने जैसे ऐसे मुझे लगा मुस्कुरा दिया हो, है, तब मुझे महसूस हुआ कि ब्रह्म बाबा ने जो कमिटमेंट किया पूरा भी किया है। वो भाई तो उठ नहीं पाया, तो भाई के रूप में ब्रह्म बाबा आया था मुझे ले जाने के लिए। तो ब्रह्म बाबा का हाथ पकड़ के मैं कुटिया में ऊपर गई थी। अब आप सबको ये महसूस होगा कि सूक्ष्म शरीर होता है, उसको तो शरीर नहीं है, तो आपने किसका हाथ पकड़ा? मैंने हाथ सूक्ष्म शरीर का पकड़ा था। उस महसूसता मुझे हो रही थी और उसको मैंने हाथ पकड़ के चला था। वजन में अपना खुद में ही उठा रही थी, मगर मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरा वजन तो वो भाई लेके चल रहा है, मैं तो उसका हाथ पकड़ के चल रही हूँ। तो किस तरीके से बाबा ने ये भी मुझे अनुभव कराया है। आज वक्त हो रहा है, बाबा घंटी बजा रहा है, तो मैं ये अनुभव सुना के यहाँ पे एंड करती हूँ और कल फिर से मेरी जर्नी स्टार्ट करूंगी। ये एक और अनुभव है मेरा, इसी के साथ में और एक 18 जनवरी का भी अनुभव उसी वक्त में हुआ था, ये मैं कल शेयर करूंगी। और इसके बाद में मैं आगे अपना जर्नी स्टार्ट बताऊंगी कि किस तरह से ये कर्माज मेरे, आपको ये हर एक चीज याद रखनी है मेरी, जो जो मेरे डॉक्टर्स के साथ में जो मेरी ट्रीटमेंट है, जो जिस तरीके से मेरा जो जर्नी हुआ है, ये गिरना, चक्कर आना, ये सारा ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्योंकि ये सारा कनेक्टेड है मेरे पास्ट कर्मास के साथ में। और ये किस तरीके से बाबा ने कनेक्ट करके बताया, ये मैं वो जब शेयर करूंगी तो आप लोगों को ये याद रहना है। ठीक है? ओम शांति। ओम और शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। होप कि मैंने वापस से बार बार दोबारा वही बात करके बोर ना किया हो किसी को। नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। वेरी पावरफुल सेशन दीदी, थैंक यू। या बहुत हैरान किया है, थैंक यू। किसे सुन करके। बोर नहीं दीदी, अभी ऐसे लग रही है ऐसे ही चलता चले। वो बाबा कुछ अनुभव तो निरंतर सुनते रहते तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। जैसे बाबा का भी कुछ है ना, हम निरंतर सुनते रहे तो बस ये तो इतना अच्छा है ना कि सुनते रहो बस, ये तभी उसी में योग युक्त हो जाता है ना। यस, और हमें अपने खुद के भी अनुभव याद आने लग जाते हैं उस वक्त कि हाँ, अपने साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें अनुभव होते हैं पर हम ध्यान नहीं देते हैं इन अनुभवों के पास कि ये अनुभव बाबा हमें करा रहा है। तो जब हमारे साथ में ये शेयरिंग होती है तब हमें अपने आप की भी वो अनुभव होता है, और यही वजह है मेरा। ठीक है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मामा। ओम शांति।